हाँ बेटा, तो अपन जहाँ चल रहा था वहीं से। हेलो। हाँ। हेलो। ओके, चलो चालू करते हैं। मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ शुरू से ही, ठीक है ना। तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं फटाफट मैं आपको बताता हूँ। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ हीट ड्यूरिंग अ फिजिकल और अ केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज जैसे वाटर जो है लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में आ जाए, या सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ जाए, लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में आ जाए, इसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। इस प्रकार के चेंज में जरूर कोई ना कोई एनर्जी का चेंज होगा। यदि लिक्विड से गैस में आएगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, सॉलिड से लिक्विड में आएगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। इस एनर्जी के चेंज की जो अपन स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो मतलब होता है हीट, डायनेमिक्स मतलब होता है चेंज। ठीक है, तो हीट का जो चेंज होता है किसी केमिकल या फिजिकल प्रोसेस में, उसकी स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम ये पता लगाते हैं कि कोई प्रोसेस हो सकता है कि नहीं हो सकता है, मतलब वी जज अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में जो चीज हम नहीं पता लगा सकते वो ये है कि कोई प्रोसेस होगा तो, पर वो किस रेट पे होगा ये पता नहीं लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आयरन में जंग लगेगी, वाटर से रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो जंग लग जाएगी आयरन के अंदर, लेकिन वो किस रेट से लगेगी ये बात थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताएगा। ये प्रोसेस होगा कि नहीं होगा ये बताएगा। आई सपोज दैट सब लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है बेटा इतनी बात? जैसे थर्मोडायनेमिक्स ये बता सकता है कि क्यारा मेरी होगी एक दिन, पर वो कितने जन्म में होगी ये बात नहीं बताएगा। ये एग्जाम्पल तुम्हें ज्यादा समझ में आया होगा। बोलो हो, क्लियर थी बात सब लोगों को? ओके गाइस, आगे यदि हम बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स में कुछ टर्म्स होते हैं, और जो शब्द होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं वो समझना। थर्मोडायनेमिक में एक टर्म होता है सिस्टम, एक टर्म होता है बाउंड्री, और एक टर्म होता है सराउंडिंग। बहुत ही ज्यादा सरल है, बहुत ही ज्यादा आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मान लो ये एक मैंने वेसल ले लिया है, और इस वेसल के अंदर मैंने भर दी है यहाँ पर गैसवा, और जो गैसवा भरी हुई है वो मैं इधर बना रहा हूँ। इसके ये मोटे मोटे मॉलिक्यूल्स मैंने इस तरीके से आपको शो कर दिए हैंगे। क्या बात क्लियर है? अब मान लो बेटा ये जो गैसवा इसके अंदर भरी है, ये गैसवा एक्सपांड कर जाए। यदि ये गैस एक्सपांड की तो क्या होगा, अपन इस सिस्टम के वेरिएबल्स को नापेंगे। मतलब इसको मैंने सिस्टम मान लिया है, इस सिस्टम के अंदर गैस भरी हुई है और सिस्टम को एक्सपांड कर दिया या सिस्टम को कॉम्प्रेस कर दिया, तो ये मैंने सिस्टम माना है, और ये इसकी बाउंड्रीज हैं। क्योंकि एक्सपांशन और कॉन्ट्रेक्शन चल रहा था, मतलब बाउंड्री मैंने फ्लेक्सिबल मान ली। ठीक है बेटा, खैर कहने का मतलब ये सिस्टम वो होता है जिसके वेरिएबल्स की हम स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस जगह का प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम की स्टडी हम कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे सिस्टम। बोलो हाउ। और इसके अलावा, सिस्टम के अलावा जो पूरी दुनिया है उसको हम बोलेंगे सराउंडिंग, और जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करे उसे बोलते हैं बाउंड्री। बाउंड्री बेटा रिजिड हो सकती है, फ्लेक्सिबल हो सकती है, बाउंड्री रियल हो सकती है, बाउंड्री इमेजिनरी हो सकती है। छोटी छोटी बातें थी, मैंने आपको फटाफट बता दी हैं, सब बच्चों को समझ में भी आ गई होंगी। क्लियर बेटा इतनी बात? इसके बाद में हम लोग कुछ शब्द पढ़ते हैं, जैसे कि सिस्टम। सिस्टम तीन प्रकार के होते हैं। आओ सिस्टम तीन प्रकार के पढ़े। तो जो सिस्टम तीन प्रकार के होते हैं उनमें क्या होता है, फालतू का टाइम पास नहीं करना है, जल्दी जल्दी पढ़ना है, जिससे कि काम की बातें ज्यादा पढ़े, फालतू की बातों में टाइम पास ना करें। ठीक। एक सिस्टम होता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम मतलब ये एक वेसल है जिसका मुंह खुला हुआ है, और मान लो ये कपवा है जिसके अंदर चाय रखी हुई है। ये हीट जो है बाहर जा सकती है, मक्खी जो है वो अंदर आ सकती है, चाय पी के वापस जा सकती है। मतलब इसके अंदर मास का एक्सचेंज भी हो सकता है और इसमें एनर्जी का एक्सचेंज भी हो सकता है। इस टाइप के सिस्टम को हम बोलते हैं, तुम सोचो और बोलो, तब तक मैं दूसरा सिस्टम बनाता हूं। जल्दी से सोच के बताना मेरे को, ये सिस्टम कौन सा सिस्टम था जो अभी अभी मैंने बनाया था। क्या बच्चे इस सिस्टम को क्या बोल रहे हैं? जल्दी बोलो यार, ये कौन सा सिस्टम है? तीन टाइप के सिस्टम होते हैं, कोई तो बताओ। वेरी गुड, अभी बताया, गर्विल ने बताया, और एक और बच्चे ने बताया, लेकिन उसने अपना नाम नहीं लिखा हुआ है। तो यह है ओपन सिस्टम। क्या बात क्लियर है? इस सिस्टम को हम बोलेंगे ओपन सिस्टम। ये मान लो इसका हमने मुंह बंद कर दिया है, अब इससे मास बाहर नहीं जा सकता है, मास ना इसके अंदर आ सकता है, लेकिन इसकी बाउंड्री कंडक्टिंग है, मतलब हीट बाहर जा सकती है, हीट अंदर आ सकती है। तो इस टाइप के सिस्टम को मैं कौन सा सिस्टम बोलूंगा? जल्दी से बोल के बता दो यार, टाइम पास नहीं करना है। बोलो तो सही, इसको हम क्लोज सिस्टम बोलेंगे। बहुत बढ़िया। अब मान लो कोई ऐसी बाउंड्रीज मैंने ले ली जो कि परफेक्टली एडियाबेटिक हैं, कुछ तो भी डायग्राम बन गया, लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा बना लेते हैं।
टर्म टू होम, दोबारा बनाने पे अच्छा बन जाएगा इसकी गारंटी नहीं है। खैर, इसकी बाउंड्रीज मैंने कैसी कर दी, मोटी मोटी कर दी, और मैंने बोल दिया कि ये कंडक्टिंग नहीं है, मतलब इससे ना हीट आ सकती है ना जा सकती है, और मैंने बोला ना इससे मास जा सकता है ना हीट जा सकती है, ना आ सकती है ना मास जा सकता है ना आ सकता है। इस टाइप के सिस्टम को मैं कौन सा सिस्टम बोलूंगा बच्चों? इस टाइप के सिस्टम को मैं बोलूंगा आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, बाउंड्रीज इसकी नॉन कंडक्टिंग थी। क्लियर है बेटा इतनी बात सब लोग को? चलो, तो ये कौन सा हो गया? आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। सब लोगों ने तीनों टाइप की चीजों को सीख लिया होगा, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेट ऑफ द सिस्टम, स्टेट ऑफ द सिस्टम। देखो बेटा, अब एक शब्द होता है स्टेट ऑफ द सिस्टम। स्टेट ऑफ द सिस्टम का मतलब क्या होता है? पहला, पेन में इंक खत्म हो गई, आओ भरे। क्या है स्टेट ऑफ द सिस्टम? स्टेट ऑफ द सिस्टम, इस शब्द का क्या मतलब है? स्टेट ऑफ द सिस्टम, जैसे कि कोई बोले इसकी स्थिति क्या है, जैसे कि कोई बोले स्टेट मतलब किसी चीज की स्थिति बताना। जैसे किसी ने बोला कि बीपीएस सर की स्थिति क्या है, तो आपने बोला बहुत ही गरीब टाइप के प्राणी हैं, उनका पैसे वैसे नहीं है ज्यादा, और बाल भी ज्यादा नहीं है उनके पास में, और भी समस्याएं उनको हैं। तो ये मेरी स्टेट को डिफाइन कर रहा है। क्लियर थी बात? लेकिन आपको पता है ये बात एब्सोल्युटली झूठ बात है। मेरे पास खूब सारे पैसे भी हैं, और मेरे पास क्यारा भी है, और मेरे पास सब कुछ है। क्या बोलते हो तुम? क्या तुम मानते हो इस बात को? 100% तुम्हें मानना पड़ेगा। क्लियर थी बात? तो मेरी फिलहाल स्थिति बहुत अच्छी है, मेरी फिलहाल स्थिति बहुत अच्छी है। पैसा खूब बरस रहा है, भगवान रोज मेरे को बोरी भर के नोट देके जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यारा भी मुझे नोट भेजती रहती है। जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मतलब मेरी स्टेट कैसी हुई? अच्छी हुई। लेकिन आप में से किसी की स्टेट यदि फिलहाल गरीबी की चल रही है, तो उसकी स्टेट कैसी हुई? बेकार हुई। लेकिन हम तो चैप्टर पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स, उसमें ये फालतू की बातें नहीं होती है। तो यदि किसी थर्मोडायनेमिक्स के टर्म में यदि किसी की स्टेट को डिफाइन करना है, तो हम किसके टर्म्स में डिफाइन करेंगे? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के टर्म में डिफाइन करेंगे। मतलब उस जगह का प्रेशर, उस जगह का टेम्परेचर, उस जगह का वॉल्यूम, उस जगह के नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे। बोलो हाउ? तो इन सब चीजों के द्वारा हम डिफाइन करेंगे स्टेट ऑफ द सिस्टम। बोलो हाउ? क्या ये बात सबको क्लियर? जल्दी से चैट बॉक्स में हाउ बोल के बताओ, तो मैं आपको अगली चीज सिखाऊंगा। जल्दी बोलो बेटा। Properties which define the state of a system are called as state variable or thermodynamic variable. The state of system is defined by its measurable properties like प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स। इन सब से क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? स्टेट ऑफ द सिस्टम यदि डिफाइन करनी है, तो जैसे तुम्हारी मेरी स्थिति को डिफाइन करते हैं पैसे के आधार पे, इज्जत के आधार पे, कैसी सुंदर कन्या हमारे जीवन में है उसके आधार पे। बोलो हो? लड़कों को तो ये बात अच्छी समझ में आ गई होगी, जल्दी बताओ। हमारी स्थिति को हम लोग डिसाइड किस आधार पे करते हैं? इन्हीं सब चीजों के आधार पे डिसाइड करते हैं ना। उसी प्रकार थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टडी को जिन वेरिएबल्स के आधार पे डिफाइन किया जाता है, उन वेरिएबल्स को बोलते हैं प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स। बोलो हो? क्लियर है? क्लियर है सब लोग को? वेरी नाइस। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े बच्चों, तो एक शब्द होता है स्टेट फंक्शन, एक शब्द होता है पाथ फंक्शन। क्या आप ये बात समझ गए हो? बाकी मॉड्यूल में डेफिनेशन लिखी हुई है, उस डेफिनेशन को आपको टोप लेना है। ठीक है? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल शब्द समझते हो क्या होता है? वो वेरिएबल, जैसे कि मैंने अपने वेरिएबल क्या बताए थे? पैसा, इज्जत और सुंदर कन्या। तीन वेरिएबल मैंने बताए थे मेरी जिंदगी के। बोलो हो? इसी प्रकार किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को डिफाइन करने के लिए कुछ वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल मतलब जिनके आधार पे किसी के थर्मोडायनेमिक सिस्टम को डिफाइन किया जाता है। और वो वेरिएबल कौन से होते हैं? प्रेशर हुआ, टेम्परेचर हुआ, वॉल्यूम हुआ, नंबर ऑफ मोल्स हुए। क्या बात सबको क्लियर है बेटा? किसी भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए केमिस्ट्री के टर्म में इन वेरिएबल्स की हमको जरूरत पड़ती है। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स की मदद से हम किसी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करते हैं। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल से किसी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन किया जाता है। बोलो हाउ? हाउ? अब सुनो, एक टर्म होता है स्टेट फंक्शन, और एक टर्म होता है पाथ फंक्शन। तो सबसे पहले बात करें किसकी? स्टेट फंक्शन की। स्टेट फंक्शन का क्या मतलब होता है? स्टेट फंक्शन का मतलब होता है ऐसे फंक्शन जो कि ऐसे फंक्शन जिनकी वैल्यू पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। ऐसे फंक्शन जिनकी फाइनल वैल्यू उनके द्वारा फॉलो किए गए पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, मतलब पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं। कैसे होते हैं? पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं। बोलो आया?
जैसे कि मान लो मैंने इधर बनाया, इधर लिया मैंने प्रेशर, इधर लिया मैंने वॉल्यूम, और मैं इस स्थिति में था, इस स्थिति को मैंने ए बोला, और मैं यहां से गया यहाँ पर, इसको मैंने डी बोला, इसको बी बोला, इसको सी बोला, बोला तो बोला, बोलो। मैं ए से गया बी, बी से गया डी, मैं ए से गया बी, मैं बी से गया डी, मैंने ये वाला पाथ फॉलो किया। मैं ए से गया सी, मैं सी से गया डी, मैंने ये वाला पाथ फॉलो किया, और एक बार में सीधा चला गया, बोलो हो। और भी पार्ट डिफाइन हो सकते थे, इसमें कोई कमी नहीं है। मैं ऐसा भी जा सकता था, मैं ऐसा भी जा सकता था। क्लियर थी बात? जब मेरी फाइनल वैल्यू डी पे कितनी होगी ये पाथ पे डिपेंड ना करे, मेरी वैल्यू रिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ व्हिच इज बीन फॉलोड बाय मी, इट इज द सेम, उसको बोलते हैं अपन स्टेट फंक्शन। तुम्हें चमका के नहीं चमका? जैसे मान लो मैं ए पॉइंट पर था, इस पे मेरा कुछ प्रेशर होगा, कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ टेम्परेचर होगा, कुछ नंबर ऑफ मोल्स होंगे, और मैं डी पॉइंट पर पहुंचा, इस पॉइंट पर कुछ प्रेशर है, कुछ वॉल्यूम है, कुछ टेम्परेचर है, कुछ नंबर ऑफ मोल्स है। यदि मैं बोलूं कि मैं किसी स्टेट फंक्शन के बारे में बात कर रहा हूं, उसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। स्टेट फंक्शन इंटरनल एनर्जी होती है जिसे मैं यू से डिनोट करता हूं। स्टेट फंक्शन एंट्रोपी होती है जिसे मैं एस से डिनोट करता हूं। स्टेट फंक्शन गिव्स फ्री एनर्जी होती है। स्टेट फंक्शन इंथैल्पी होती है। ये सारे शब्द आपके जीवन में आगे आएंगे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा। क्लियर बढ़ती बात? इंटरनल एनर्जी इज स्टेट फंक्शन, एस इज स्टेट फंक्शन, जी इज स्टेट फंक्शन, एच इज स्टेट फंक्शन। इसका मतलब ये होगा कि यदि मैं ए पॉइंट से डी पॉइंट पर पहुंचा, इसका अर्थ प्रेशर यहाँ कुछ था, वॉल्यूम यहाँ कुछ था, नंबर ऑफ मोल्स कुछ थे, टेम्परेचर कुछ था, यहाँ पर कुछ प्रेशर था, कुछ वॉल्यूम था, कुछ टेम्परेचर, कुछ नंबर ऑफ मोल्स थे। चमका। इंटरनल एनर्जी यहां पर थी यू ए, और इंटरनल एनर्जी यहां थी यू डी। यूडी की वैल्यू सेम आएगी, आप किसी भी पाथ से क्यों ना अप्रोच करो। जल्दी से हाउ बोल के बताओ कि आपको ये बात क्लियर है कि नहीं है। जल्दी से हाउ बोल के बताओ आपको ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। हाउ। ठीक है, आपने हाउ बोला, मैंने मान लिया आपको ये बात क्लियर हो गई है कि स्टेट फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, आओ आगे की कहानी पढ़ें। इसके बाद आता है पाथ फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन पाथ इंडिपेंडेंट होता है, तो ऑब्वियस सी बात है पाथ फंक्शन पाथ पे डिपेंड करेगा। तो वो जो इस बात पे निर्भर करते हैं कि पाथ कौन सा फॉलो किया गया है, उनकी फाइनल वैल्यू इस बात पे निर्भर करेगी कि पाथ कौन सा फॉलो किया गया है, उसे हम बोलेंगे पाथ फंक्शन। जैसे कि मान लो टर्म टूम, मैं इस स्थिति से इस स्थिति पे जाता, यहाँ पर मेरा कुछ प्रेशर था, कुछ वॉल्यूम था, कुछ टेम्परेचर था, कुछ नंबर ऑफ मोल थे। यहाँ पर P1 V1 T1 N1 था, यहाँ पर P2 V2 T2 N2 था मान लो, और मैं यहाँ से लेकर के इधर तक गया। एक बार मैंने ये पाथ फॉलो किया, और एक बार मैंने ये वाला पाथ फॉलो किया, फिर ये वाला पाथ फॉलो किया। मजा नहीं आया जिंदगी में, मैंने ये वाला पाथ फॉलो किया, ये वाला पाथ फॉलो किया। ऐसा करते करते मैंने 5 पाथ फॉलो किए। यदि मैंने वर्क डन किया तो पांचों पाथ के थ्रू अलग अलग वर्क डन आएगा, तो इसको मैं बोलूंगा पाथ फंक्शन। तुम्हें नहीं आया? बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बात कहने की ये बचुआ कि जब ये अलग अलग पाथ को फॉलो करेगा तो हम ये बोलेंगे, यदि अलग अलग पाथ को फॉलो करने पे वर्क डन की वैल्यू अलग आई तो हम बोलेंगे वर्क डन इज अ पाथ फंक्शन। बोलो आया कि नहीं आया? आया। इसी प्रकार से हीट होती है, हीट भी पाथ फंक्शन होती है बच्चों। तो केमिस्ट्री के अंदर 2 फंक्शन हम पाथ फंक्शन के रूप में मेनली लेते हैं, जो कि होता है वर्क और हीट, और बाकी जो यहाँ टिकले पर लिखे हुए हैं ये सब होते हैं स्टेट फंक्शन। आई होप सो मैं आपको दोनों शब्दों को क्लियर कर पाया होऊंगा। बोलो हाउ, बोलो हाउ। क्लियर बेटा बात? क्लियर थी बात? तो 2 शब्द हो गए, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। इस बोर्ड को मिटा देंगे, उसके बाद आपको आगे का ज्ञान देंगे। 2 शब्द होते हैं, दोनों शब्दों को मैं डिफाइन करता हूं बच्चों। एक शब्द होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और एक शब्द होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो बेटा जो मास पे डिपेंड, सॉरी मास पे नहीं, जो अमाउंट पे डिपेंड करे उसको बोलते हैं पहली के दूसरी। मान लो ये पहली है और दूसरी है, देखो कौन मुझे बताएगा। जो अमाउंट पे डिपेंड करती है वो पहली वाली होती है, दूसरी वाली होती है। बोलो बेटा पहली वाली या दूसरी वाली? आधे लोग तो सोच रहे होंगे सर पहली वाली नहीं, आप दूसरी वाली की बात कर रहे हो। हाँ बोलो रहे हो। जो मास पे डिपेंड करे वो पहली वाली के दूसरे, सॉरी मास पे नहीं, बार बार गलत शब्द पढ़ा रहा हूं आपको। जो अमाउंट पे डिपेंड करे उसे बोलते हैं, जो अमाउंट पे डिपेंड करे वो उसे बोलते हैं पहली वाली के दूसरी वाली।
जो अमाउंट पे डिपेंड करे वो दूसरी वाली होती है, मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। बोलो हाउ। जो अमाउंट पे डिपेंड करे उसे बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और जो अमाउंट पे ना डिपेंड करे उसे बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बोलो हाउ। क्या सब लोगों को बात चमक गई है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अमाउंट पे डिपेंड करती है, जैसे कि इंटरनल एनर्जी। क्या आपको बात समझ में आई? इंटरनल एनर्जी वो टोटल एनर्जी है जो किसी चीज के अंदर होती है सिस्टम में। उसमें उसकी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, दुनिया भर की एनर्जी आ जाती है, उसको बोलते हैं अपन पोटेंशियल, उसको बोलते हैं अपन इंटरनल एनर्जी। जब अपन किसी की, बोल बेटा, उसको बोलते हैं अपन इंटरनल एनर्जी। इसी प्रकार एक शब्द होता है इंथैल्पी, इसी प्रकार एक शब्द होता है एंट्रोपी, इसी प्रकार एक शब्द होता है गिव्स फ्री एनर्जी। ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। ये सब कैसी प्रॉपर्टीज हैं? ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। जैसे कि मैं आपसे बोलूं वॉल्यूम हुआ, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। जैसे कि मैं आपसे बोलूं फोर्स हुआ, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एरिया हुआ, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। बोलो चमका कि नहीं चमका? जो अमाउंट पे डिपेंड करे, छोटा अमाउंट लिया छोटा एरिया होगा, बड़ा अमाउंट लिया बड़ा एरिया होगा। अरे छोटा वॉल्यूम लिया छोटा होगा, बड़ा वॉल्यूम लिया बड़ा होगा। इसी प्रकार से इंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सब चीजें बाद में डिफाइन होंगी, बाद में आएंगी। तब तक आप याद कर लो कि यू इज इंटरनल एनर्जी, एज इज इंथैल्पी, एस इज एंट्रोपी। एंट्रोपी होती है डिग्री ऑफ रैंडमनेस। जितना बड़ा सैंपल उतनी ज्यादा रैंडमनेस। जैसे मेरी क्लास में मान लो 200 बच्चे बैठे हुए हैं, तो मेरी क्लास में तरह तरह की वैरायटी होगी, तो उसमें रैंडमनेस क्या होगी? ज्यादा होगी। लेकिन मेरी क्लास में मान लो 2 बच्चे बैठे हुए हैं, तो वैरायटी तो बहुत कम होगी ना। तो जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे वैरायटी बढ़ती जाएगी। बोलो चमका कि नहीं चमका? जितनी बड़ी संख्या उतनी ज्यादा वैरायटी। जैसे क्लास में 200 बच्चे हो तो एक से एक टाइप के आइटम बैठे रहते हैं क्लास के अंदर, समझे कि नहीं समझे? कुछ के तो बाल मेरे जैसे होते हैं, ऐसे बढ़िया वाले, लेकिन सबके इतने बढ़िया बाल नहीं होते। क्या बात समझ में आ रही तुम लोग को? तो देखो बेटा, तो जितना बड़ा सैंपल उतनी ज्यादा वैरायटी, तो मतलब एंट्रोपी ज्यादा होगी, क्योंकि एंट्रोपी का मतलब होता है मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस। चमका? वेरी नाइस। तो बेटा, जो चीज डिपेंड करे काय पे? अमाउंट पे। अमाउंट पे जो डिपेंड करे उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और जो अमाउंट पे ना डिपेंड करे उसको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। होशियार बच्चों, मास मुझे बताओ कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव है? जल्दी बोलो, 1 या 2 के रिस्पेक्ट में। यार आलसी बन के मत बैठे हो। मास कैसी है? एक्सटेंसिव इंटेंसिव? तो मास होगी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की। आपने छोटा सा मास लिया तो हल्का होगा, ज्यादा सा मास लिया तो भारी होगा। बोलो हो। तो इट इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव इंटेंसिव। वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव इंटेंसिव। तो आपने बताया वॉल्यूम है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यदि मैं मान लो मास से वॉल्यूम को डिवाइड कर दूं तो हो जाएगा डेंसिटी। डेंसिटी कैसी प्रॉपर्टी है? डेंसिटी है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बोलो चमका कि नहीं चमका? अच्छा बताओ, फोर्स कैसी प्रॉपर्टी है बेटा? फोर्स कैसी प्रॉपर्टी है? अबे छोटा सा फोर्स लगाएगा तो छोटा लगेगा, ज्यादा फोर्स लगाएगा तो ज्यादा लगेगा। पुरानी पिक्चरों में तूने गाना सुना होगा, कंकड़िया मार के जगाया साजना तू बड़ा वो है। अबे कंकड़िया मतलब छोटा सा पत्थर मार के जगाया, साजना तू बड़ा वो है। समझा कि नहीं समझा? और जो साजना ने पकड़ के बड़ा सा ईंटा बजा दिया तो बड़ा गंदा लगेगा ना यार। तो इसका मतलब यदि तूने फोर्स ज्यादा लगाया, छोटा सा फोर्स लगाया तो तू बड़ा वो है, और ज्यादा फोर्स लगाया तो कचरा ही हो जाएगा ना। तो फोर्स क्या अमाउंट पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? तुम्हें हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई। फोर्स तो अमाउंट पे डिपेंड करता है भाई, बोलो हो। और एरिया भी अमाउंट पे डिपेंड करता है। अबे छोटा तो छोटा एरिया, तो बड़ा एरिया, तो मतलब एरिया भी डिपेंड करता है। तो फोर्स बटे एरिया करूंगा तो प्रेशर हुआ हो जाएगा। प्रेशर हुआ कैसी प्रॉपर्टी होती है? इंटेंसिव के एक्सटेंसिव? कसम से बता दो यार, एक्सटेंसिव होती है कि इंटेंसिव होती है? जल्दी बोलो यार, इतनी जोर जोर से मैं चिल्ला रहा हूँ, सुबह से चिल्ला रहा हूँ 8 बजे से, फिर भी मैं पूरी शिद्दत से चिल्ला रहा हूँ। तो तुमको चिल्लाने से किसने रोका है? तुम भी चिल्लाओ। समझे कि नहीं समझे? फोर्स बटे एरिया क्या होता है बच्चों? तो आपको पता है फोर्स बटे एरिया बराबर प्रेशर होता है। तुम्हें आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? फोर्स बटे एरिया प्रेशर होता है। क्या ये दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इनको यदि आपस में डिवाइड कर दिया जाए तो उनको डिवाइड करने पे जो प्रॉपर्टी बनेगी वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। इसलिए प्रेशर क्या होता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि वो होता है पर यूनिट एरिया। कौन मुझे बताएगा नंबर ऑफ मोल्स एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? कौन बताएगा? नंबर ऑफ मोल्स एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी? जल्दी बोलो। नंबर ऑफ मोल्स एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अच्छा, वॉल्यूम इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। यदि मैं नंबर ऑफ मोल को वॉल्यूम लीटर से डिवाइड कर दूं तो क्या ये मोलैरिटी हो जाएगी? नंबर ऑफ मोल को यदि वॉल्यूम इन लीटर से डिवाइड कर दूं क्या मोलैरिटी हो जाएगी? मोलैरिटी क्या कंसंट्रेशन होती है? कंसंट्रेशन कैसी प्रॉपर्टी होती है? क्या वो इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव है? वो इंटेंसिव है। कंसंट्रेशन इस बात पे थोड़ी ना डिपेंड करता है आपने अमाउंट कितना लिया है।
माँ ने सुबह चाय बनाई थी, उस चाय में से थोड़ी चाय तेरे को दी थी, तो यदि तेरे को ज्यादा चाय दे देती तो ज्यादा मीठी थोड़ी ना हो जाती? कंसंट्रेशन तो उसका वही बना रहेगा, चाहे वो 1 चम्मच चाय दे और चाहे वो कप भर के चाय दे। आपको याद होगा कि जब भी आप चाय बनाते हैं, आप कभी चाय बनाते हो तो आप खुद ही चख लेते हो उसको, ऐसे लेके चम्मच से डालते हो, उसके बाद ऐसे चख के देख लेते हो कि मीठी है कि नहीं है, और उसी सैंपल के आधार पे आप पता लगा लेते हो कि चाय अच्छी बनी है कि नहीं बनी है। तुम में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने चाट चाट के चाय पी होगी। सर फोर्स 1 क्यों है? फोर्स 1 नहीं है बचुआ, फोर्स ये है बेटा, नॉट टू गेट कंफ्यूज। यदि मैंने वो देख फोर्स वहां पे क्या लिखा हुआ है, फोर्स बटे एरिया है 1, फोर्स बटे एरिया है 1। फोर्स तो क्या है? फोर्स इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बोलो बोलो। ठीक है, वेरी नाइस। कोई कंफ्यूजन मत पालना, यदि मैंने गलती से बोल दिया हो तो मैं अपनी गलती को सुधारता हूं। फोर्स इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एरिया इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बट फोर्स अपॉन एरिया इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब मैं कह सकता हूं यदि मैंने 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दिया तो उससे इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है। बजाओ ताली। आ गया सब लोगों को? बोलो रे हो। आ गया, बहुत बढ़िया। आओ और ज्ञान की बहाते हैं। हाँ बैठ जा। तो फिर आओ बैठो। एक जमूड़ा आ गया, बोला मैं सामने बैठ के पढ़ूंगा। मैंने कहा आओ तेरे को सामने से डांस दिखाऊंगा। तो बेटा हो गया ये। और भी कोई यदि रूम में बैठा हुआ है ऊपर और उसको पढ़ना है, परागी है, तो वो भी आ जाए। यदि किसी को पढ़ना है, डायरेक्ट पढ़ना है, तो इधर आप डायरेक्ट भी आ सकते हो, मेरे कोई दिक्कत नहीं, मेरे सामने बैठ के पढ़ जाना मास्क लगा कर। समझे बात को? ओके चलो आजा बेटा। अब सुनो, इंटेंसिव हो गई और एक्सटेंसिव हो गई, क्या कोई परेशानी कोई दिक्कत बेटा? एक्सटेंसिव इंटेंसिव सब क्लियर हो गया सब लोग को? तो चलो बच्चों, एक्सटेंसिव हो गया, इंटेंसिव हो गया, मजा आ रहा है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रोसेसेस। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रोसेस। आओ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस पढ़े। थर्मोडायनामिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, करेक्ट है बेटा? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में कौन कौन से प्रोसेस हो सकते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। पहला प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस। आओ बच्चों, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस का क्या मतलब होता है? डेल्टा टी की वैल्यू बोलो हो। डेल्टा टी की वैल्यू क्या होती है आइसोथर्मल प्रोसेस में? बोलो ना रे। 0। तो डेल्टा टी की वैल्यू 0, इसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक, मैं सिखाता हूं। मान लो जी मेरे पास ये एक कंटेनर है, इस पे ये पिस्टन लगा हुआ है, मासलेस, फ्रिक्शनलेस, करेक्ट है। और मैंने क्या किया, एक्सपांशन कराया है इसका। क्या कराया? एक्सपांशन। यहां पे मैंने भरी हुई थी गैस, सोलह है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 गैस एक्सपांड हो गई। अच्छा, एक और बना लेते हैं, और उसमें मैंने लिया गैस को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं, गैस को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं, करेक्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, करेक्ट है। सोचो, एक में गैस का एक्सपांशन किया और एक में गैस का कॉन्ट्रैक्शन किया बच्चों, ठीक है? अब समझना, इस प्रोसेस में डेल्टा टी की वैल्यू क्या है? 0। और एन की वैल्यू भी है 0। नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, एन की वैल्यू कांस्टेंट, एन इज कांस्टेंट, सो टी इज कांस्टेंट, क्योंकि डेल्टा टी बराबर 0 है। एन एन इज कांस्टेंट क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं हुए, गैस का सिर्फ एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। वेरी नाइस बच्चों, ये गैस एक्सपांड हुई,
ये गैस एक्सपांड हुई, इसका टेम्परेचर में बदलाव नहीं हुआ, ये कैसे संभव है? क्योंकि गैस जब एक्सपांड हुई तो कुछ ना कुछ तो वर्क हुआ होगा। उस वर्क डन में गैस की एनर्जी कम हो जाती, बोलो बेटा, गैस की एनर्जी कम हो जाती, लेकिन गैस की एनर्जी इसके बावजूद कम नहीं हुई। इसका क्या कारण हो सकता है? हो सकता है हीट को बाहर से सप्लाई किया गया होगा, तुम्हें नहीं आया, इसको हीट को बाहर से सप्लाई किया गया होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं इस प्रोसेस में Q बराबर पॉजिटिव था? हाँ ना बोलना पड़ेगा। इस वाले पे आ जाओ, अपन आइडियल गैस की बात कर रहे हैं। इसका कंप्रेशन किया, एनर्जी बढ़ जानी चाहिए थी, लेकिन एनर्जी नहीं बढ़ी क्योंकि डेल्टा यू की वैल्यू 0 है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0। अच्छा, ये बात तो मैंने तुम्हें बताई नहीं, यदि टेम्परेचर का चेंज 0 है तो आइडियल गैस का इंटरनल एनर्जी का चेंज 0 होगा। तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। किस केस में? आइडियल गैस के केस में। किस केस में? आइडियल गैस के केस में। आइडियल गैस के केस में चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे बस। आइडियल गैस के केस में चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे बस। यदि टेम्परेचर नहीं बदला तो इंटरनल एनर्जी नहीं बदलेगी। समझ रहे बात को? तो यहाँ पर टेम्परेचर अपन ने बदला नहीं है, प्रोसेस आइसोथर्मल है, मतलब डेल्टा यू की वैल्यू और डेल्टा मतलब इंटरनल एनर्जी की वैल्यू सब में सेम रही, वो चेंज नहीं हुई। तो इसका मतलब ऐसा तभी हो सकता है क्योंकि गैस ने कुछ वर्क किया था, गैस के कुछ वर्क करने के कारण उसकी एनर्जी कम होनी चाहिए थी, पर फिर भी कम नहीं हुई क्योंकि बाहर से हीट ली गई है और इसमें बढ़ी नहीं, इसका मतलब बाहर को हीट दी गई है। तो इसमें Q की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसमें Q की वैल्यू नेगेटिव है। तुम्हें आया समझ में? इस प्रोसेस को मैंने कौन सा प्रोसेस बोला? आइसोथर्मल प्रोसेस बोला है। ठीक है बेटा, क्लियर थी बात? अब सुनो, आइसोथर्मल प्रोसेस होता है तो भी यदि मान लो कोई प्रोसेस आइसोथर्मल है तो क्या जरूरी है कि डेल्टा यू की वैल्यू जो है वो सदा 0 हो? नहीं, हरदम जरूरी नहीं है। मैं आपको बताता हूं आइडियल गैस में डेल्टा यू की वैल्यू क्यों 0 आई थी, वो बात पहले समझते हैं। मान लो ये कंटेनर है और इसके अंदर भरी हुई है आइडियल गैस। कौन भरी है? आइडियल गैस। इसके अंदर भरी हुई है आइडियल गैस। तो हम ये मानते हैं कि आइडियल गैस में किसी प्रकार का नेट अट्रैक्शन रिपल्शन एज सच नहीं होता है, किसी प्रकार का नेट रिपल्शन नेट अट्रैक्शन नहीं होता है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी का कंपोनेंट 0 मानते हैं। नो थर्मल, आइसोथर्मल यू मतलब आइसोथर्मल मतलब आइसो मतलब सेम और थर्मल मतलब हीट। जब कोई प्रकार का टेम्परेचर का चेंज नहीं आया है तो अपन बोलेंगे आइसोथर्मल। क्लियर है बेटा? आइसोथर्मल में डेल्टा टी बराबर 0। जिस बच्चे ने भी पूछा उसको समझ में आ गया होगा, है ना? सुनो, बात को ध्यान से सुनना, क्या कह रहा हूं मैं आपसे। पोटेंशियल एनर्जी वाला कंपोनेंट तो आइडियल गैस में 0 हो जाएगा ड्यू टू अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ऑफ द गैसेस। क्यों? क्योंकि नेट अट्रैक्शन रिपल्शन होते ही नहीं आइडियल गैस में। क्लियर थी बात? तो आइडियल गैस में जो भी एनर्जी का चेंज आएगा वो टेम्परेचर के चेंज के कारण आएगा। क्यों? क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है F/2RT। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम F होता है, बाद में आएगा सब्जेक्ट में। R गैस कांस्टेंट होता है, आपको पता है। T टेम्परेचर होता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कांस्टेंट रहती है किसी गैस के लिए, है ना? नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। 2000 5000 ऐसा टेम्परेचर कर दिया और डिग्री ऑफ फ्रीडम बदल भी सकती है, वो आगे चल के टॉपिक में पढ़ाऊंगा। लेकिन अपन नॉर्मल टेम्परेचर जिसपे ऑपरेट करते हैं 200 400 500 600, इन पे जनरली डिग्री ऑफ फ्रीडम कांस्टेंट ही रहती है किसी पर्टिकुलर गैस के लिए। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तुम्हें नहीं आया? आ गया। तो पोटेंशियल एनर्जी का कंपोनेंट तो मालिक बदलेगा नहीं, कायम है आइडियल गैस के एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन में। तो किसका कंपोनेंट बदल सकता है? काइनेटिक एनर्जी का, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हुआ। अब टोटल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होती है। बोलो बेटा। अच्छा, इंटर एनर्जी में कई टाइप की एनर्जी आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी आती है, पोटेंशियल एनर्जी आती है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी आती है, न्यूक्लियर एनर्जी आती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एनर्जी आती है। लेकिन सुनो बेटा, नॉर्मल टेम्परेचर के चेंज में ये वाली एनर्जीज में कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे? जो भी फर्क पड़ेगा इन्हीं में फर्क पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी में फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि आइडियल गैस की बात कर रहे हैं। तो जो भी फर्क पड़ सकता है किसमें पड़ सकता है? काइनेटिक एनर्जी में पड़ सकता है। लेकिन चूंकि तुमने टेम्परेचर नहीं बदला है, काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो देयर इज नो चेंज। क्लियर बेटा? देयर इज नो चेंज इन दी इंटरनल एनर्जी,
क्योंकि ओवरऑल कुछ नहीं बदला इसके अंदर, तो इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो हो गया जब टेम्परेचर कांस्टेंट था इन केस ऑफ एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आइडियल गैसेस। तुम्हें आया? अच्छा, मान लो बेटा कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होती, मतलब मान लो H2 जो है F2 के साथ खेल के HF बना देता, मान लो H2 F2 के साथ खेल के HF बना देता, तो यदि ये आपस में खेल के HF बनाएंगे तो इस दौरान पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला बॉन्ड टूटा, ये वाला टूटा, ये नया बॉन्ड बना, पुराने बॉन्ड टूट गए, नए बॉन्ड बन गए। क्या हम कंफर्म तरीके से बोल सकते हैं जैसे मेरे थे पुराने बॉन्ड वैसे ही मेरे हैं नए बॉन्ड? नहीं बेटा, पहले दोस्त अलग प्रकार के थे, आज मेरे पास दोस्त अलग प्रकार के हैं। जब मैं कॉलेज में था तो ऐश्वर्या राय मुझे पसंद करती थी, अब क्यारा मुझे पसंद करती है, बॉन्ड दोनों अलग अलग टाइप के हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि एनर्जी रिलीज भी अलग अलग टाइप की हो रही होगी, तुम्हें भरोसा करना पड़ेगा। क्लियर थी बात? तो बेटा पहले ये अलग बॉन्ड है, ये अलग बॉन्ड है और ये अलग बॉन्ड है, क्योंकि बॉन्ड अलग अलग टाइप के हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का कंपोनेंट भी अलग अलग टाइप का होगा। इवन इफ द रिएक्शन इज अकरिंग एट द कांस्टेंट टेंपरेचर देन आल्सो देयर विल बी चेंज इन इंटरनल एनर्जी बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो केमिकल रिएक्शन में पोटेंशियल एनर्जी का चेंज जीरो नहीं होता है, क्योंकि पुराने बॉन्ड और नए बॉन्ड एक प्रकार के हों ऐसा जरूरी नहीं है, और ऐसा कतई जरूरी नहीं है। मोस्ट 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 ऑफ द टाइम यदि बॉन्ड अलग टाइप का है तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या चमका के नहीं चमका? वेरी नाइस। अब सुनना आप मेरी बात को ध्यान से बच्चों। तो केमिकल रिएक्शन, मान लो ये रिएक्शन 500 केल्विन पे हो रही है, तो भी बेटा इसमें डेल्टा यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगी। तुम्हें नहीं आया? आ गया? ऑनलाइन आ गया? आ गया। वेरी नाइस। अब सुनो आप मेरी बात को और ज्यादा ध्यान से सुनो। अबे कहां गई? मैं नहीं चल रहा। हाँ, आ गई ये टेक्नोलॉजी, आई नो दैट। दूसरे पैम का इस्तेमाल करते हैं। मान लो बचुआ मेरे पास H2O 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे था लिक्विड स्टेट में, और कन्वर्ट हुआ H2O गैसियस स्टेट में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसको फेज चेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेज चेंज। फेज चेंज के दौरान बच्चों जो भी हीट दी जाती है वो सारी की सारी हीट इस H2O लिक्विड के बॉन्ड तोड़ने में लग जाती है, टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं जाती, टेम्परेचर कांस्टेंट बना देता है। तो कोई बच्चा पूछेगा ये भी 100 ये भी 100, लिक्विड कैसे और गैस कैसे? इस दौरान हीट तो दी जाती है, लेकिन उस हीट का इस्तेमाल स्टेट को चेंज करने में नहीं होता है, बल्कि बॉन्ड्स को तोड़ने में होता है। मैं सॉरी सॉरी, स्टेट के चेंज करने में इस्तेमाल हो रहा है हीट का, लेकिन टेम्परेचर को बढ़ाने में नहीं हो रहा है। तुम जो भी हीट दे रहे हो वो हीट टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही है, बल्कि क्या हो रहा है? बॉन्ड्स टूट रहे हैं। तो वो लिक्विड स्टेट से काय में आ रहा है? गैसियस स्टेट में आ रहा है। तुम्हें नहीं आया? आ गया। अच्छा, इस दौरान बेटा टेम्परेचर तो कांस्टेंट बना हुआ है। तुम्हें नहीं आया? इस दौरान टेम्परेचर तो कांस्टेंट बना हुआ है, लेकिन इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो नहीं है भैया। क्यों नहीं है? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बदल रही है। पहले लिक्विड थे, अब वो गैसवा हो गए हैं। जो चीजें आपस में एक दूसरे को पसंद करती थी दूर दूर चली गई हैं, क्योंकि कोई भी चीज सॉलिड से लिक्विड आई मतलब पसंद करने वाली चीज दूर गई है। बोलो हाउ? ऐसा करने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ती है कि नहीं देनी पड़ती है? मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? क्योंकि जब दो चीजें एक दूसरे को पसंद करती है दूर दूर चले जाती हैं तो क्या होता है? एनर्जी बढ़ जाती है। दुनिया में तरह तरह की विविधताएं आती हैं, ऐसा शोले पिक्चर में धर्मेंद्र चाचा बोल के गए हैं। बोलो हाउ? क्लियर थी बात? तो यहां भी डेल्टा यू का चेंज जीरो नहीं होगा इवन इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो मैंने आपको क्या बताया, यदि आइडियल गैस का एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, यदि आइडियल गैस का एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन हुआ है और टेम्परेचर का चेंज जीरो है, तो इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो होगा। बोलो हो? परंतु यदि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है और उस दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो, ये जरूरी नहीं है, बल्कि जीरो नहीं होता है, क्योंकि हरदम बॉन्ड अलग प्रकार के ही बनते हैं। क्या बात सबको क्लियर है बच्चों? एक बात और मैं आपसे कहता हूं टाम टूम, और वो बात क्या है? वो बात ये है कि जब फेज चेंज होता है तो फेज चेंज के दौरान भी टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता है, परंतु इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो नहीं होता। क्लियर है बेटा इतनी बात? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? ओके बच्चों, तुम सबको ये बात समझ में आ गई हैंगी। एक बात बताता हूं, एक बात समझ,
एक टर्म है जो आगे जाके आएगा जिसे हम इंथैल्पी बोलते हैं, H इज इक्वल्स टू E प्लस PV होता है। आगे चल के आएगा इंथैल्पी, दैट इज मेजर ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। इंटरनल एनर्जी इज अ मेजर ऑफ हीट एट कांस्टेंट, enthalpy is a measure of heat at constant pressure. Internal energy is a measure of heat at constant volume. इंथैल्पी में प्रेशर कांस्टेंट होता है, इंटरनल एनर्जी में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। मैं तो इंटरनल एनर्जी बोल रहा था, मैं इंटरनल एनर्जी बोल रहा था कि नहीं बोल रहा था? बोल रहा था। यू मतलब, ए बेटा सुन, इंटरनल एनर्जी के लिए साइन ई है और यू भी है, दोनों है। सर से प्रेशर चेंज नहीं कर सकते अगर टी कांस्टेंट है तो? हाँ कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। वहां पे प्रेशर भी तो बदल रहा था, जब एक्सपांशन हो रहा था प्रेशर कम हो रहा था, जो कॉन्ट्रेक्शन हो रहा था प्रेशर ज्यादा हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है बेटा। अरे पिछला वाला डायग्राम कहाँ भाग गया? रे डायग्राम तो चाचा मैं पीछे हूँ, और पीछे होगा। ये वाले डायग्राम की बात कर रहा है ना? अरे जब एक्सपांशन हुआ प्रेशर कम हो गया, कॉन्ट्रेक्शन हुआ प्रेशर क्या हुआ? बढ़ गया। सिंपल सिंपल स्टार्ट कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, एक टर्म बोल रहा हूं आपसे, इंथैल्पी। इंथैल्पी बराबर होता है E प्लस PV। अच्छा, कमाल की बात यह है कि आइडियल गैस के केस में आप तो पढ़े लिखे बच्चे हो मेरी तरह, E प्लस NRT लिख सकता हूं, तुम्हें नहीं आया? PV बराबर NRT होता है कि नहीं होता है? तो यदि मैंने कल के दिन बोला कि डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस डेल्टा NRT है, तो तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए, बोलो ना। और मैं बोलूं यदि डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस डेल्टा NRT प्लस NR डेल्टा T है, तो तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। अब सोचो, यदि मान लो कोई आइडियल गैस का एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन हुआ है एट इन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइडियल गैस का एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, प्रोसेस कैसा है? आइसोथर्मल है। तो बच्चों, डेल्टा E की वैल्यू चक लू, तो मैं नहीं आया। आइडियल गैस एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में आइसोथर्मल प्रोसेस यदि है तो मालिक डेल्टा ई की वैल्यू 0 होती है। और चूंकि आइडियल गैस का एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन हुआ है तो उस दौरान गैस लीक नहीं हुई, मतलब डेल्टा एन की वैल्यू 0 है, तो डेल्टा एन की वैल्यू भी 0 आई, तो मैं नहीं आया। ये जितने भी हैं परफेक्ट 0 दिखाई दे रहे होंगे आपको, एकदम गोल। ठीक है, डेल्टा टी की वैल्यू क्योंकि आइसोथर्मल है इसलिए 0, तो सब 0, तो डेल्टा एच बराबर 0। मतलब यदि आइडियल गैस है, उसका एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन हुआ है और प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो डेल्टा एच की वैल्यू भी क्या होगी? 0 होगी। बोलो चमका कि नहीं चमका? सब कुछ चमक गया। वेरी नाइस, वेरी गुड। तो नोट कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना, वो तो तुम्हारे पास नोटेड ऑलरेडी होगा। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये कहानी किसकी थी? आइसोथर्मल प्रोसेस की थी। अब मुझे बहुत जोर से आइसोबैरिक प्रोसेस आ रहा है, तो मैं आपको आइसोबैरिक प्रोसेस पढ़ाता हूँ। आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक। मान लो जी, आऊं जी बाऊं जी टा टा, ठीक है, इसको पिस्टन बनाना था। ठीक है बेटा, ये पिस्टन बना के सही है। तो फिजिक्स जब आप पढ़ोगे ना तो आइडियल गैस ही खेलेंगे वो लोग, यही पिस्टन को ही करेंगे जो कुछ करना है। हम लोग केमिकल रिएक्शन, फेज चेंज और ये सब चीजें भी ले आएंगे बीच में। फिजिक्स में जनरली आइडियल गैस चलेगी, वहीं एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन तो आपको प्रोसेस उसी कंसेप्ट में समझना है। लेकिन अपन तो दोनों चीजें समझ रहे हैं, तो दोनों चीजें समझते हैं। आओ, घबराने का नहीं है, आओ मिलके पढ़ते हैं। मान लो चाचा एक्सपेंड हो गए, जे हो गया। मान लो चाचा कॉन्ट्रैक्ट हो गए, जे हो गया। तो अरे बढ़ो आगे, आपकी बारी वाली गैस। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 16 ही होंगे। गिनते रहना, 15 निकले तो बुरा मत मानना। 16 ही होंगे, नहीं है तो हु केयर्स। ठीक है,
अरे कितने रहना यार, ये भी 16 वो भी 16, ठीक। चलो जे आ गया, जहां पे पिस्टन आ गया जी, और जहां पे पिस्टन तो पड़ा ही हुआ है, ठीक है। सोचो, आइसोबैरिक, आइसोबैरिक, यदि मान लो ये पिस्टन ऊपर गया, इसके बावजूद ये आइसोबैरिक है, क्या हुआ होगा बचुआ, क्या हुआ होगा इस दौरान? ये प्रेशर तो कम हो जाना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद प्रेशर क्या हुआ है? कांस्टेंट है। प्रेशर आइसोबैरिक का कांस्टेंट है कि नहीं है? तो उसने क्या बोला, उसने ये बोला कि प्रेशर कांस्टेंट है, और यहां पर प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोबैरिक है ना। ये तभी हो सकता है। अच्छा एक बात सोचो, पहले पर यूनिट एरिया पे आके मान लो दो मॉलिक्यूल सर मार रहे थे, अब पर यूनिट एरिया पे आके कम मॉलिक्यूल सर मार रहे हैं, तो प्रेशर तो गिर जाना चाहिए था, लेकिन प्रेशर इसके बावजूद उतना ही रहा। इसका मतलब जोर से सर मार रहे हैं, कम मार रहे हैं। तो पहले मान लो यहाँ पे 4 सर मार रहे थे, अब यहाँ पे मान लो डबल वॉल्यूम हो गया, 2 ही सर मार रहे हैं, और यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया तो उतना ही वॉल्यूम में है, 4 की जगह अब 7-8 सर मार रहे हैं, बोलो। लेकिन प्रेशर दोनों केस में सेम है। ये तभी पॉसिबल है जबकि यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा हो और यहाँ टेम्परेचर कम हुआ। तुम्हें नहीं आया? मतलब दो मिलके इतना सर मार रहे हैं जितना कि ये 4 सर मार रहे थे, मतलब इसकी ऊर्जा ज्यादा है। करेक्ट थी बात? जैसे कि हम मान लो कोई वॉर लड़ने के लिए चीनियों से गए मान लो, तो हमारी संख्या मान लो कम है, पर हमको उनको पटक पटक के मारना है, तो इसके लिए जो भी हमारे सैनिक जा रहे हैं उनको हमको खिला पिला के और ज्यादा तगड़ा करना पड़ेगा। तुम्हें नहीं आया? आगे बेटा बात समझ में? क्लियर थी बात? ओके गाइस। तो ये 2 और ये 8, इधर 8 सर मार रहे हैं, लेकिन उतना ही प्रेशर जनरेट हो रहा है जितना प्रेशर पहले 4 के मारने पे हो रहा था। इसका मतलब ये धीरे धीरे सर मार रहे हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर गिरा है, मतलब यहाँ पर डेल्टा यू की वैल्यू बढ़ी है और यहाँ पर गिरी है। क्या सबको चमका कि नहीं चमका? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो उतने ही है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ गया, और यहाँ पे टेम्परेचर गिर गया, मतलब डेल्टा यू की वैल्यू यहाँ पे बढ़ी, यहाँ पे गिरी। सबको समझ में आया? मतलब यहाँ पे हीट सप्लाई की गई है, यहाँ पे हीट रिजेक्ट की गई है, यहाँ पे हीट रिजेक्ट की गई है, यहाँ पर हीट सप्लाई की गई है, तभी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। नहीं तो टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा? मॉलिक्यूल को थोड़ी ना कसम खिला देंगे तेरे को माँ कसम में जोर से सर मार। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? आइसोबैरिक आया समझ में? आइसोबैरिक में डेल्टा पी की वैल्यू टकलू हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रोसेस पढ़ाता हूँ। आइसोबैरिक के पास आएगा आइसोकोरिक प्रोसेस। लेट्स टेक ऑन आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, ये जो आइसोकोरिक प्रोसेस होता है इसका मतलब होता है वॉल्यूम इज कांस्टेंट, और एन भी अपन कांस्टेंट मान लेते हैं। ये हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस। करेक्ट बेटा? अब आइसोकोरिक प्रोसेस में चूंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम यहां पर एक्सपांशन या कॉन्ट्रेक्शन की बात नहीं करेंगे। करेक्ट है बेटा? अब आगे जाकर के हम पढ़ने वाले हैं एक टर्म जिसे बोलते हैं वर्क डन। एक टर्म पढ़ेंगे आगे जाके जिसे बोलते हैं वर्क डन, और वर्क डन बराबर कितना होता है? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, वेयर डेल्टा वी इज चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन बराबर क्या होगा? तो 0 होगा। तुम्हें नहीं आया? क्लियर बेटा थी बात? आइसोकोरिक प्रोसेस में हमने कुछ चेंज नहीं किया। हाँ, यदि मान लो किसी ने बोला सर जी यहाँ पे आइसोकोरिक प्रोसेस, और मैंने अंदर इसमें हीट दे मारी, मैंने इसमें अंदर हीट दे दी, तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तुम्हें नहीं आया? हमें वॉल्यूम तो चेंज नहीं हुआ ना, लेकिन जो मॉलिक्यूल थे उनको तूने बर्गर पिज्जा खिला दिए, तो अब मोटे जोर जोर से मारेंगे ना सर, गेंडे हो गए ना खा खा के वो, तो अब जोर जोर से सर मारेंगे। पर यदि तुमने यहाँ से हीट निकाल ली तो बेटा कमजोर हो जाएंगे, तो जोर जोर से कम जोर से सर मारेंगे तो प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगा। तो अपन अपने हिसाब से अल्टर कर सकते हैं बातों को। बोलो बेटा, हीट यदि दी गई तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, और हीट यदि निकाली गई तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। सिंपल सिंपल लिटिल स्टार। ठीक है, अभी तक मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज नहीं किया है, लेकिन आप देखो अपन को खुद भी समझ में आ रहा है, और यही अपन जो है इन्फ्रेंस जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से भी निकालेंगे बाद में। सर
इससे तो प्रेशर की डेफिनेशन ही चेंज हो गई। कैसे चेंज हो गई बेटा गर्विल? प्रेशर की डेफिनेशन होती है फोर्स पर यूनिट एरिया भाई, तो तू फोर्स बदल रहा है ना, कोई चेंज नहीं हुआ, एकदम सही है। प्रेशर की डेफिनेशन है बेटा फोर्स पर यूनिट एरिया। पहले भी फोर्स उतना ही लग रहा था, बस बात यह है कि पहले 4 एटम इतना फोर्स लगा रहे थे जितना आज 2 एटम फोर्स लगा रहे हैं, एरिया उतना ही है। तुम्हें नहीं आया? ठीक है, हाँ आ गया, वेरी नाइस। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, आइसोकोरिक के बाद क्या आता है? एडियाबैटिक। चलो एडियाबैटिक ले लेते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस, क्या मतलब है एडियाबैटिक प्रोसेस का? ठीक बेटा, मान लो ठीक है बेटा, ऑफ कोर्स एक्सपांशन, ऑफ कोर्स कॉन्ट्रैक्शन। प्रोसेस एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब क्यू की वैल्यू जीरो, ना हीट दी गई ना हीट ली गई, आइसोलेटेड है बिल्कुल ही। अब सुनो, सॉरी वो जो कंडक्टर की वॉल्स है वो एडियाबैटिक, ठीक है, उससे हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होता। ठीक, अब सोचो, इधर आपने हीट तो बाहर से दी नहीं है, ना बाहर हीट गई है, लेकिन गैस एक्सपांड हुई है, तो गैस ने एक्सपांशन में कुछ तो वर्क किया होगा। तुम्हें नहीं आया? गैस ने एक्सपांशन में कुछ तो वर्क किया होगा, तो उतनी एनर्जी गैस की कम हो जाएगी, तो इसका मतलब इसकी इंटरनल एनर्जी गिर जाएगी। तुम्हें नहीं आया? इसका टेम्परेचर गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिरेगा कि नहीं गिरेगा? अरे भैया गैस आगे बढ़ी है ना, यदि तू अपने आप को आइडियल गैस मान ले और मैं तेरे से बोलूं मैं तेरे को कोई बर्गर पिज्जा नहीं खिलाऊंगा, भाग 10 किलोमीटर, तेरी एनर्जी गिर जाएगी कि नहीं गिर जाएगी? क्योंकि बर्गर पिज्जा तो दिया ही नहीं। लास्ट टाइम क्या हुआ था आइसोथर्मल प्रोसेस में, मेरे को 10 किलोमीटर भगाया था लेकिन मेरे को बर्गर पिज्जा भी खिलाया था। याद आया? जितनी मेरी एनर्जी निकाली थी उतनी मेरे को एनर्जी दी गई थी। आया कि नहीं आया? आया। चल बेटा, अब की बार लेकिन ये एक्सपांशन हुआ, हीट बाहर से ली दी गई नहीं है, लेकिन इसका मतलब इसका टेम्परेचर गिरेगा। क्यों? क्योंकि वर्क डन में कुछ ना कुछ एनर्जी तो खर्च हुई होगी, जबकि यहाँ पर कॉन्ट्रेक्शन हुआ, इसके बावजूद भी कॉन्ट्रेक्शन हुआ लेकिन बाहर से कोई प्रकार का हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ, ना एनर्जी बाहर गई ना एनर्जी अंदर आई, तो इसके टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इसका टेम्परेचर गिर गया, तो इसका टेम्परेचर बढ़ गया। तुम्हें नहीं आया? जल्दी बोलो। वेरी नाइस। तो ये कौन था? ये था एडियाबैटिक प्रोसेस। आओ अगला पढ़ें, साइक्लिक प्रोसेस। तो बच्चों क्या होता है साइक्लिक प्रोसेस, वो भी देख लेते हैं जी। 11 नंबर साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का क्या मतलब है? साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है बच्चों ऐसा प्रोसेस जो जहां से चला वहीं पे पहुंच गया यार। ए से चले थे, पूरी दुनिया घुमाए, वापस पलट के ए पे ही आ गए। ए से चले थे, पूरी दुनिया घुमाए, ये है पॉइंट है, और वापस पलट करके कहाँ गए? ए पे ही आ गए। करेक्ट बेटा, इतनी बात। तो साइक्लिक प्रोसेस में जो भी स्टेट फंक्शन होंगे उनमें चेंज जीरो होगा, जो भी स्टेट फंक्शन होंगे उनका चेंज जीरो होगा, क्योंकि स्टेट फंक्शन किस चीज पे डिपेंड करेंगे? उनकी फाइनल वैल्यू। वो तो पार्ट डिपेंडेंट नहीं होते। क्लियर थी बात? तो आप जहां से चले थे आप वहीं पहुंच गए हो, जहां चले थे वहीं पर पहुंच गए हो, तो सारे के सारे स्टेट फंक्शंस का चेंज क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। लेकिन पाथ फंक्शन जीरो नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो पाथ पे डिपेंड करते हैं। स्टेट फंक्शन किस पे डिपेंड करते हैं? कि आप एक जैसे चले दूसरी जगह पहुंचे, तो फाइनल वैल्यू जो भी होगी वो इस बात पे डिपेंड करती, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी। तो इसमें आप ये सोच सकते हो ना, आप इधर ही तो बैठे हुए हो कायदे से, स्टेट फंक्शन के हिसाब से तो आप कहीं गए नहीं। जैसे मैं वर्क डन को स्टेट फंक्शन मान लूं फिजिक्स में, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो इस पर्टिकुलर में डिस्प्लेसमेंट कितना है? टकलू है, तो चूंकि इसका डिस्प्लेसमेंट टकलू, इसका वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा।
लेकिन अपन को फिजिक्स से कंफ्यूज नहीं होना। फिजिक्स में नॉन कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव कभी ना कभी बता दूंगा मैं आपको। लेकिन अभी वर्क डन क्या होता है और हीट क्या होता है? पाथ फंक्शन होता है। कैसे फंक्शन होते हैं? पाथ फंक्शन। तो चूंकि इतना बड़ा आपने पाथ कवर किया है तो उसमें ना क्यू की वैल्यू जीरो आएगी ना वर्क डन की वैल्यू जीरो आएगी, लेकिन स्टेट फंक्शन की वैल्यू, चेंज ऑफ स्टेट फंक्शन की वैल्यू जीरो आएगी। चेंज ऑफ स्टेट फंक्शन की वैल्यू जीरो आएगी। क्या सबको बात समझ में आई है? तो डेल्टा यू की वैल्यू जीरो आएगी, डेल्टा एच की वैल्यू जीरो आएगी, डेल्टा एस की वैल्यू जीरो आएगी, डेल्टा जी की वैल्यू जीरो आएगी। क्या तुम्हें आया? वेरी नाइस। तो ये बात साइक्लिक के बारे में ट्रू हो गई। इसके बाद में रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो एक प्रोसेस होता है बच्चों जिसे मैं बोलता हूं रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सल प्रोसेस की विशेषता होती है कि ऐसा प्रोसेस, जैसे मान लो टाम टोम चकाम कुछ भी, ठीक है, मैं एक पॉइंट पे था, मैं एक पॉइंट पे था, वो पॉइंट था, कौन सा पॉइंट? ये वाला पॉइंट, ठीक बेटा। इस वाले पॉइंट को मैंने बोला, इस पे कुछ प्रेशर था, कुछ टेम्परेचर था, कुछ वॉल्यूम था, कुछ नंबर ऑफ मोल्स थे। क्या बात क्लियर बेटा? और मैं यहां से गया एक और नए पॉइंट पे, वो ये वाला पॉइंट था, ठीक है बेटा। और फिर मैं इन पॉइंट से कहां से चला था? इधर से चला था। और कहां पहुंचा था? इधर पहुंचा था। करेक्ट है। और उसके बाद में वापस पलटा, मैं इधर से इधर कुछ स्टेप्स लेकर के गया, इधर से इधर कुछ स्टेप्स लेकर के गया। और वो स्टेप्स कितने थे? इनफाइनाइट स्टेप्स थे। मतलब कोई भी प्रोसेस जब रिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो उसकी पहली विशेषता क्या होती है, वो बात समझना। रिवर्सिबल प्रोसेस की विशेषता ये होती है कि कुछ स्टेप्स में, जो कुछ का मतलब इनफाइनाइट है, प्रोसेस एक जगह से दूसरी जगह गया। ये ए था और ये बी था, ठीक है बेटा। इसमें अपन ने कुछ कुछ चेंजेस किए, इसमें अपन ने कुछ कुछ चेंजेस किए। जब हमने उन्हीं चेंजेस को रिवर्स किया इतने ही स्टेप्स में, तो हम एग्जैक्टली वहीं पहुंचे जहां से हम चले थे। तुम्हें नहीं आया? जैसे मैंने एक पत्थर लिया और लेकर के धाड़ दी से सामने शीशे में मार दिया। क्या बात तुम्हें समझ में आई? शीशे में नहीं, कैमरे में। मैंने एक पत्थर लिया और इस कैमरे में लेके धाड़ दी से मार के दिया, कैमरा चूर चूर होके गिर गया। फिर मैंने उतनी ही एनर्जी ली और वो पत्थर को दी, पत्थर उठा, कैमरे पे लगा, कैमरा जुड़ा, पत्थर मुझ तक वापस आया। तुम्हें नहीं आया? तो इस प्रोसेस को मैं बोलूंगा रिवर्सिबल प्रोसेस। पर ये क्या पॉसिबल है? नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इस दौरान बहुत सारी एनर्जी खर्च हो गई, बाहर चली गई, और वो एनर्जी वापस नहीं आ सकती। तो इसको बोले नॉन कंजर्वेटिव लॉस ऑफ एनर्जी। ऐसी एनर्जी जिसको हम कंजर्व नहीं कर पाए। तो चूंकि हम एनर्जी को कंजर्व नहीं कर पाए तो वो एनर्जी वापस नहीं आई, तो प्रोसेस रिवर्स नहीं हो सकता एग्जैक्टली उतनी ही अमाउंट की एनर्जी दे करके। क्या बात समझ में आ रही है? इसका मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस की डेफिनेशन पहले समझो। रिवर्सिबल प्रोसेस की डेफिनेशन ये है, हम ए से बी पॉइंट पे गए कुछ स्टेप्स में, फिर उन्हीं स्टेप्स को हमने रिवर्स किया और ए पॉइंट पे वापस आए। यदि थर्मोडायनेमिक वेरिएबल एग्जैक्टली वही स्टेब्लिश हो गए जो कि पहले थे, तो हम बोलेंगे प्रोसेस रिवर्सिबल है। इट इज मोस्ट इम्प्रैक्टिकल थिंग टू अकर। पहली बात समझ में? तो इट अकर्स इन इनफाइनाइट स्टेप्स। करेक्ट है बेटा? एक बात। दूसरी बात, इसको हम बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्लियर है बेटा? इनफाइनाइट स्टेप्स में ये प्रोसेस होगा और इस प्रोसेस के दौरान थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम सदा बना रहता है विद द सराउंडिंग। प्रोसेस इनफाइनाइट स्टेप में होगा, मतलब इनफाइनाइट टाइम में भी होगा। और इस दौरान थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम सदा बना रहेगा। क्या बात समझ में आ रही है? देयर इज नो
नॉन कंजर्वेटिव लॉस ऑफ एनर्जी, देयर इज नो नॉन कंजर्वेटिव लॉस ऑफ एनर्जी। एक बात, एक और पॉइंट बचा, 5वें नंबर का पॉइंट जगह कहाँ है, इधर यहां लिख देता हूं। वर्क डन इज मैक्सिमम ड्यूरिंग एक्सपांशन। ये पॉइंट आपको इस स्टेट पे समझ में नहीं आएगा, मैं समझाने की कोशिश भी नहीं करूंगा। थोड़ा सा आगे चैप्टर बढ़ेगा तब ये वाला पॉइंट एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूं, ठीक है? तब तक इस पॉइंट को ऐसे ही लिखा रहने दो। वर्क डन इज मैक्सिमम इन एक्सपांशन ड्यूरिंग अ रिवर्सिबल प्रोसेस। वर्क डन इज मैक्सिमम इन एक्सपांशन ड्यूरिंग अ रिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर है बेटा बात? अच्छा, एक और पॉइंट ले लेते हैं, पेज बदल लेते हैं। इस प्रोसेस में जो ड्राइविंग फोर्स होता है, जो ड्राइविंग फोर्स होता है, द ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस प्रोसेस is infinitesimally smaller than opposing force। मैं आपको फील दिलाता हूं, जैसे मान लो ये है, अब इसके ऊपर मैंने क्या किया, कुछ रेत के कण रख दिए, मान लो कुछ रेत के कण रख दिए, ठीक है बेटा। और फिलहाल इसका प्रेशर मान लो इक्विलिब्रियम पे है, पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इंटरनल प्रेशर दोनों बराबर है, ठीक। मैंने एक रेत का कण यहां से उठाया, ये प्रोसेस यदि रिवर्सिबल है तो कितने स्टेप में करना पड़ेगा? इनफाइनाइट स्टेप्स में करना पड़ेगा, तो प्रेशर धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। तो आप सोचो, जैसे ही मैंने एक रेत का कण उठाया, प्रेशर इतना सा इतना सा इतना सा कम हुआ, बोलो तो क्या होगा? ये इतना सा इतना सा इतना सा उठेगा, मतलब इनफाइनाइट स्टेप्स में जाएगा, एक एक करके एक एक करके एक एक करके हटाएंगे, और उस वक्त ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम में बना रहेगा सराउंडिंग के साथ, क्योंकि उसे प्रॉपर टाइम मिलेगा इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करने के लिए। तो मैं नहीं आया, आगे बात समझ में? इसके बाद में मैं एक एक जो मैंने यहां से रेत का दाना 5-6 जन्म में उठाया है, उसको 5-6 जन्म में मैं रखूंगा भी, और फिर वो वापस से इधर ही आ जाएगा, बोलो हो, फिर वो वापस से इधर ही आ जाएगा, तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल वापस से वही प्राप्त हो गए जो प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम पहले था। पर यदि मैं मान लो यहां से एकदम प्रेशर कम कर दूं, मैं खुद बैठा हुआ था इसके ऊपर और उठ के चला गया, तो बेटा एक ही स्टेप में पिस्टन ऊपर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एकदम प्रेशर कम हुआ, एकदम प्रेशर कम हुआ, तो जो ड्राइविंग फोर्स था वो अपोजिंग फोर्स से एकदम बड़ा हो जाएगा। तो मैं नहीं आया बेटा, जैसे ही मैं उठ के गया, बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो बहुत कम है, और जो गैस ने तो मेरे से प्रेशर इक्विलिब्रियम पे रखा हुआ था, नहीं आया। अरे मैं खुद 70 किलो का बैठा हुआ था पिस्टन के ऊपर, तो उस पर मैंने 70 किलो का प्रेशर बना के रखा हुआ था। जैसे ही मैं पिस्टन से उठा, 70 किलो का प्रेशर अगेंस्ट में होगा किसके? एक्सटर्नल उसके, एक ही स्टेप में भाड़ दी से ऊपर आएगा, तो एक स्टेप में वर्क हो गया, रिवर्सिबल तो नहीं हो सकता, तो मैं नहीं आया। आया कि नहीं आया? लेकिन यदि मैं बूंद बूंद करके उठूं, 4-5 जन्म में पिस्टन से उठा, फिर 4-5 जन्म में पिस्टन पे बैठा, तो फाइनली जो प्रोसेस होगा कैसा होगा? रिवर्सिबल होगा। तो ड्राइविंग फोर्सेस इनफाइनाइटली स्मॉलर, इनफाइनाइटली मतलब इनफाइनाइटली स्मॉलर देन दी अपोजिंग फोर्स। तो मैं नहीं आया। क्या बात क्लियर सब लोगों को? तो इतनी बात आपको क्लियर है, ये सारे प्रोसेस मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अच्छा, तो इसमें एक सेंटेंस लिखा था, पी एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू पी इंटरनल प्लस माइनस डीपी। मतलब एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर का जो फर्क है वो प्लस माइनस डीपी है, डिफरेंशियल प्रेशर का चेंज। डिफरेंशियल मतलब बहुत कम, फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, जब स्मॉल डी लगाते हैं मतलब डिफरेंशियल चेंज मतलब बहुत। क्लियर थी बात सब लोगों को? क्लियर है बेटा? तो ये हो गया आपका, ठीक। अब इसके अलावा होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो जो रिवर्सिबल नहीं होता इरिवर्सिबल होता। रिवर्सिबल प्रोसेस की कोई भी कंडीशन ब्रेक हुई तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा? इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। कहती बात सबको क्लियर है? क्लियर था?
तो प्रोसेस आज के लिए खत्म हो गए। अब मैं सोच रहा हूँ कल आपको मैं वर्क और हीट की क्लास आपकी ले लूंगा, जितना मैंने क्लास में पढ़ाया है वो मैं यहाँ तक कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है बेटा, अब 4 बजे से आपकी क्लास है, आप लोग को आपकी क्लास के लिए भी भागना पड़ेगा। चलो बाय बाय, सी यू, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, बाय बच्चों।